और सत्ता में अब बात करते हैं राजस्थान की। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरप्राइज दिया था, राजस्थान में भी उससे बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। राजस्थान में बीजेपी ने संगठन में काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो पहली बार विधायक बने। आज शाम करीब 4:30 बजे विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान हुआ। जयपुर की सांगानेर सीट से जीते भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम बनाया गया। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वो प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बने। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने, वो 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे हैं। राजस्थान के सीएम के ऐलान के साथ 3 राज्यों में सीएम तय हो चुके हैं। अगले 3 दिनों में तीनों राज्यों में नए सीएम का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन तीनों राज्यों से 2024 की सत्ता की कुंजी भी तैयार हो रही है। इंडिया गठबंधन पिछले कुछ समय से पिछड़ी जाति, दलित और आदिवासी वोटरों का वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इन 3 राज्यों में पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग यानी सवर्ण वोटरों को एक साथ साधने की कोशिश की है। आज का यह फैसला कैसे अखिल भारतीय इम्पैक्ट वाला हो सकता है, इस पर हमने 2 कुंजी तैयार की है। एक जिससे तीनों राज्यों के जातीय समीकरण समझने में आसानी होगी और दूसरी कुंजी से पूरे देश की जातीय समीकरण को समझने में आसानी रहेगी। हम एक एक करके दोनों समीकरण आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन पहले आप राजस्थान में जो हुआ उस पर एक छोटी सी रील देख लीजिए। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। वसुंधरा जी के हम समर्थक हैं, ये बात ठीक है, कोई समर्थक है। समर्थक होना अलग बात है और पार्टी का फैसला अलग बात है। पार्टी का फैसला वसुंधरा जी ने माना, हमने भी माना। यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े। कभी आपने सोचा ना क्या कर लिया था? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम चुने जा चुके हैं, लेकिन उनके नाम के ऐलान से पहले आज एक पर्ची ने लोगों का ध्यान खींचा। वो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई थी। बैठक के दौरान ऐसा देखा गया कि एक पर्ची वसुंधरा राजे को दी गई। जैसे ही वसुंधरा राजे के हाथ में वो पर्ची गई, कयास लगने लगे कि वो नए सीएम के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। इस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम लिखा था। वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य में 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे। इसके साथ ही सीएम को लेकर चला आ रहा सस्पेंस राजस्थान में खत्म हो गया। अब समझिए कि बीजेपी ने इन तीनों राज्यों से कैसे 2024 चुनाव के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सीएम होंगे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी, वो राजपूत समाज से आती हैं। प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, वो दलित समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सवर्ण समुदाय से आते हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दलित वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की जिस तरीके से चर्चा रही, अरुण साव के जरिए
ओबीसी और विजय शर्मा के जरिए सवर्णों को साधने की कोशिश है। और अब सत्ता की कुंजियां खोलने का वक्त है। हमने 2 कुंजी तैयार की हैं, एक राज्यवर कुंजी, दूसरी 2024 के लिए देशव्यापी कुंजी। पहले राज्यवर कुंजी देखते हैं और समझते हैं कि इन 3 राज्यों में नए चेहरे के जरिए बीजेपी ने सामाजिक और सियासी समीकरण को कैसे साधा है। 2024 के नजरिए से यह समीकरण काफी अहम है। पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं। राजस्थान में 7% ब्राह्मण हैं। दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनाई गई हैं, वो राजपूत हैं। राजस्थान में करीब 9% राजपूत हैं। करीब 50 से 60 सीटों पर ये असर रखते हैं। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो अनुसूचित जाति से हैं और राज्य में 18% अनुसूचित जाति की आबादी है। कुल मिलाकर 34% वोटरों को सीधा साधने की कोशिश की गई। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां बीजेपी कैसे संतुलन बनाकर चल रही है। मोहन यादव सीएम बने, वो यादव समुदाय से आते हैं। राज्य में 50% ओबीसी वोटर हैं, 10% यादव हैं। ओबीसी वर्ग को इस फैसले से बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया है, वो ब्राह्मण है। राज्य में 14% ब्राह्मण वोटर हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो दलित वर्ग से आते हैं और राज्य में 22% दलित हैं। इन तीनों जातियों को अगर जोड़ लिया जाए तो बीजेपी ने सीधे 46% वोटरों को सत्ता के शीर्ष पर भागीदारी दे दी है। जबकि मोहन यादव के जरिए बीजेपी की नजर सिर्फ यादव वोटर पर नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज पर है। इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय के जरिए बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 32% है और 29 सीट रिजर्व है, यानी बीजेपी ने एक झटके में इतनी बड़ी आबादी से खुद को जोड़ लिया। वैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहली बार किसी आदिवासी को सीएम बनाया। और अब बात पैन इंडिया की कर लेते हैं और शुरुआत आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश से करते हैं। वैसे आदिवासी सीएम से पहले बीजेपी आदिवासी राष्ट्रपति के जरिए भी इस आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर चुकी है। अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो देश में कुल 47 लोकसभा सीट आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व है। आदिवासी वर्ग की आबादी देश में लगभग 9% है और 10 करोड़ वोटर हैं। बीजेपी ने इन्हें ही लक्ष्य करते हुए छत्तीसगढ़ का निर्णय लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी आदिवासी सीएम के जरिए आदिवासी समुदाय को 2024 में अपने पक्ष में करना चाहती है। बीजेपी को पिछले चुनाव में गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट कम मिले थे। उसके बाद से ही बीजेपी और संघ परिवार ने अपनी कमियों को दुरुस्त कर एसटी समुदाय के बीच जमकर काम किया और अब इस समीकरण के हिसाब से राज्यों की राजनीति तय की जा रही है। इसी तरह राजस्थान के सीएम बनाए गए भजनलाल शर्मा के जरिए बीजेपी उत्तर भारत के सवर्णों को यह संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ पिछड़ों और दलितों की बात नहीं करती है, बल्कि वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। उत्तर भारत में सवर्ण जातियां, खासकर ब्राह्मण, काफी वोकल वोटर माने जाते हैं और उनके वोटिंग का पैटर्न करीब करीब एक तरीके का होता है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की 10% आबादी, बिहार में 4% ब्राह्मण आबादी, राजस्थान के 7% ब्राह्मण, मध्य प्रदेश के 14% ब्राह्मण और हरियाणा के 12% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। इसी तरह मोहन यादव के जरिए बीजेपी ने उत्तर भारत की एक और प्रमुख ओबीसी जाति यादव को अपने पक्ष करने की भी कोशिश की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट हैं और 10% यादव हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीट हैं और 10% यादव हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 14% यादव हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं और 16% यादव हैं। कुल मिलाकर अगर सीटों को जोड़ लें तो ये संख्या 159 होती है। 543 में 159 सीट काफी अहम है। पिछले चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 159 सीट में लगभग 142 सीट मिली थी। बीजेपी इस बार फिर से इसे दोहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी मोहन यादव के जरिए मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, बिहार और हरियाणा के यादव वोटरों को भी साधना चाहती है, क्योंकि यूपी के यादव वोटर अखिलेश यादव और बिहार के यादव वोटर ज्यादातर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी के साथ जाते हैं। लेकिन लोकसभा में बीजेपी उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी हुई है। 2019 के चुनाव में यूपी में 70% के करीब यादव वोटर समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। बीजेपी इसमें सेंध लगाना चाहती है। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी को 85% से ज्यादा यादव वोट मिले थे। बीजेपी यादव सीएम के जरिए उसमें भी सेंधमारी करना चाहती है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पर राजनीतिक गुणाभाग के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में मोहन यादव तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जैसे ही सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान हुआ, तलवारबाजी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में वो दोनों हाथों से बिल्कुल सधी हुई तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर रॉकेट की स्पीड से वायरल होता नजर आ रहा है। बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है, इसलिए राज्यों में जातिगत और सामाजिक समीकरण को साधने में जुटी हुई है। लेकिन 2023 में लाडली बहनों के भरोसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान आज भावुक हो गए। लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं से मिलने पर शिवराज सिंह चौहान की आंखें नम हो गईं। महिलाओं से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो अपने लिए कुछ मांगने से मरना बेहतर समझेंगे। शिवराज ने यह भी कहा उन्हें संतोष है कि वो जब सीएम पद से हट रहे हैं तो बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाकर हट रहे हैं। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहां रहेंगे। प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है